हिसाब से इंडिया का जो फ्यूचर है एजुकेशन में वो कैसा रहेगा? इंडिया को क्या करना चाहिए, अपनी जो स्कूल के सिस्टम को उसको और बेटर बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग स्कूल के नंबर ऑफ़ आवर्स पे देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सा स्कूल क्या सुविधा दे रहा है, इसी लगाए नहीं लगाए, उसके Right. करिकुलम पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब नीट का एग्ज़ाम काफ़ी टफ माना जाता है, हाँ, तो उसके जैसे तैयारी के लिए एक स्टूडेंट को क्या क्या मतलब अपना करना चाहिए, क्या क्या आइडल क्या क्या करे फैमिली से या फाइनेंशियल तौर पे या कोचिंग में, मतलब क्या अलग कर सकता है वो? पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे तो ऑनलाइन में अब कब गए, लॉकडाउन में या उससे पहले? लॉकडाउन के बाद एक कंपनी थी फिजिक्स वाला, राइट, हमने भी सुना है नाम उसके। हाँ। अभी शायद आईपीओ भी आने वाले हैं। आईपीओ आने वाला, तो उस कंपनी में मुझे तो आप तो फिर मतलब उसमें काफ़ी अच्छे नहीं, मैं छोड़ चुका हूँ वहाँ से। काफ़ी करोड़ रुपए जाएंगे आपके, 20-25 करोड़। नहीं। मतलब इंडिया में जो मेडिकल की जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो इतनी कॉस्टली है, हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो बहुत कॉस्टली है। तो एक मिडिल क्लास का जो फैमिली मेम्बर है, मतलब वो अगर उसका एडमिशन नहीं होता तो उसको ज़मीन या कोई प्लॉट घर पे बेचना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत है जो स्टूडेंट के फेवरेट है, मोटिवेशनल है, हर तरीके से फेवरेट है। तो स्वागत है तरुण सर बायोलॉजी का हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो जब आप अपने मतलब टीचिंग जो आपने शुरुआत की वो कैसे की, और मतलब आपके शुरुआती दिनों में कैसा आपका जर्नी रही है? तो शुरुआत तो सबकी नॉर्मल होती है कि हम लोग भी नॉर्मल पढ़ते ही थे, और मैं मतलब यूपीएससी की कोचिंग वगैरह कर रहा था उस वक्त। तो मैंने पार्ट टाइम पढ़ाना स्टार्ट किया था, बहुत पहले से भी कर दिया था, पर उस समय मैं पढ़ा रहा था। ओके। फिर घर में कुछ ऐसे इश्यूज हुए, मतलब फादर की तबीयत वगैरह खराब हुई, तो मैं फुल टाइम पढ़ाने लगा। तो वहाँ से मैंने लगभग मतलब पहले आप पढ़ रहे थे, पढ़ते 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 आप पढ़ाने लगे, हाँ, फिर आप फुल टाइम हो गए पार्ट फिर टाइम मैं से? फुल टाइम ही पढ़ाने लगा। मुझे लगा कि यार ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बच्चों को समझ आ रही है मेरी बात, और मैं अपनी बात समझा के उनका कुछ फ़ायदा कर सकता हूँ। तो मुझे लगा फुल टाइम पढ़ाना चाहिए, और फैमिली में भी कुछ ऐसी कंडीशन बन गई कि मुझे फिर फुल टाइम कोचिंग में ही प्रॉपर तरीके से मेडिकल के बच्चों को पढ़ाना पड़ा। बायो मुझे ठीक लगता था थोड़ा सा कि हाँ इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो मैं वो पढ़ाने लगा। तो वही सर, जैसे आप मतलब तरुण सर बायोलॉजी इसी के नाम से जाने जाते हो? हाँ, इसी के नाम से अकाउंट है मेरा। हाँ बिल्कुल। तो बायोलॉजी मतलब जैसे आप स्कूलिंग टाइम में या कॉलेज टाइम में का आपका इसमें इंटरेस्ट था, या धीरे धीरे इंटरेस्ट बाद में डेवलप हुआ? एक्चुअल में क्या हुआ था, मतलब यूपीएससी के कुछ एग्ज़ाम्स में मैंने ये सब्जेक्ट भी रखे हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि हाँ ये ठीक है मेरे सब्जेक्ट। और प्लस क्या होता है कि जब आप पढ़ाने जाते हो ना, तो मैंने केमिस्ट्री से चालू किया था। ओके। एक आध दिन केमिस्ट्री पढ़ाई, ठीक भी लग रहा था, मतलब मोल कॉन्सेप्ट एक चैप्टर है वो पढ़ाया था थोड़ा सा। पर बच्चे को जब मैं बायो पढ़ा रहा था तो मुझे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था, और बच्चे को भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें करते हैं। और फिर क्या होता है कि टीचर जो है ना, पढ़ा पढ़ा के सीख जाता है। ऐसा नहीं होता कि सारे टीचर को सब कुछ आता है, धीरे धीरे वो पढ़ा पढ़ा कर वो मतलब नॉर्मली सीख जाता है। तो जैसे आप अभी एक प्रोफेशनल टीचर हो, तो आपका कोई इंस्पायर टीचर है कोई जिससे आपने मतलब मोटिवेट मिलो कि मैं भी एक इनकी तरह टीचर बनना चाहता हूँ? 2 लोग हैं, मैं बता देता हूँ आपको। एक क्लास 10th में मैं जिनसे पढ़ा था, मैं उनको जानता भी, और ख़ास चीज़ कि मैं उनके घर के पास ही रहता हूँ। अच्छा, आपके तो पड़ोसी हैं? हाँ, मिल सकता हूँ उनसे। मैं मतलब मिल नहीं पाता क्योंकि सर बिज़ी भी होते हैं, और कई बार मैं भी टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, लेकिन मैं मिल सकता हूँ उनसे आराम से। और अबरार हुसैन नाम था, काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे 10th में। पर उनकी क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर की टीचिंग से ज़्यादा ना छोटे बच्चों में, क्लास 10th के लेवल पे, उनकी बातें ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। तो उनकी जो बातें थी ना हमारे को लेके कि यार अच्छा कर लो, फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, मेहनत करो, आपको नहीं पता समाज कैसा हो। मतलब मोटिवेट करते थे? मोटिवेट करते, पढ़ाई के साथ मोटिवेट करते थे। फिर जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था तो एक सर थे, वो उनका मुझे जो बिहेवियर लगता था ना, कि वो क्या करते थे, जो पढ़ाते थे वो एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होता था, और दूसरा वो कम बात करते थे, और वो कभी लाइमलाइट में नहीं आना चाहते थे। तो मुझे वो बड़ा नेचर बढ़िया लगता था। मैं कहा यार ठीक है, ये देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस तरीके से उनका नाम था वसीम सिद्दीकी, क्योंकि मैं जामिया से मास्टर्स की अच्छा, है जामिया से। तो हाँ, तो मेरे को मतलब उनका लगता था कि यार देखो क्या होता है, टीचर जो होना चाहिए, एक तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, वो पढ़ाए, ज़्यादा लाइमलाइट ना दे, और बच्चों का उस सब्जेक्ट से फ़ायदा होना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे थी जो इंस्पायर कर रही थी उसमें। तो सर जैसे नीट का आप एक कोचिंग देते हो,
तो नीट में जैसे NCERT है, हाँ। उसमें लाइन बाय लाइन जैसे पढ़ाना कितना इम्पोर्टेंट है, जैसे कितना बच्चों को उस पर आप समझाते हो या उनकी कितनी समझ आता है, तो लाइन बाय लाइन कितना ज़रूरी है आज के टाइम में नीट के लिए? एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि नीट का जो एग्ज़ाम है ना वो कुछ सालों में ना NCERT बेस्ड हो गया है। तो हम लोग उसी के अराउंड चीज़ें इवॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग NCERT ही पढ़ाते हैं। और NCERT में क्या है कि लगभग सारी चीज़ें होती हैं, बस क्या उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि बच्चे को जो NCERT हम एक्सप्लेन करें वो समझ में आ जाए। अब बहुत सारा बच्चा ऐसा भी है जो काफ़ी ऐसे बैकग्राउंड से होता है जिसको हिंदी मीडियम कहते हैं, वहाँ पर भी हमारा रोल काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो वो लाइनें वो रिलेट कर पाएगा। तो मतलब हिंदी मीडियम को भी आप हाँ, उस असल में क्या है ना कि हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है ना उसको पढ़ना इंग्लिश में ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर फिर इंग्लिश में हो जाएगी ना उसको, अगर MBBS में एडमिशन ले लेता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसको NCERT जो है वो हिंदी मीडियम वाले को भी समझ में आ जाए, उस तरीके बेसिक से लेके बिल्कुल बेसिक से लेके पढ़ाते हैं। तो सर जैसे आजकल जैसे बच्चे जो स्टूडेंट है वो तैयारी करते हैं और डिप्रेशन में भी रहते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी दबाव होता है, तो वो डीमोटिव हो जाते हैं काफ़ी कि क्या करे, नीट क्लियर होगा या नहीं होगा, होगा तो फर्स्ट अटैम्प्ट में होगा, सेकंड अटैम्प्ट में होगा, कहीं के लोग ऐसे हैं कि थर्ड में भी नहीं होता, जैसा आप देखते भी होंगे। तो जैसे वो डीमोटिव हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, कि उनको मैसेज क्या देना चाहोगे कि कब तक स्ट्रगल करें? देखो क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला है कि बच्चे को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। बहुत सारा बच्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है और उसके बेसिक्स बहुत वीक हैं, वो कोशिश तो कर रहा है पर जैसे उसने 1 साल दिया बहुत थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई, 2 साल दिया बहुत थोड़ी हुई, तो उसको एक लिमिट के बाद रुक जाना चाहिए। तो हमें ये देखना होता है कि बच्चा जो है ना वो एक लिमिट के बाद अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको रोक के दूसरा ऑप्शन देखने चाहिए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा है कि अगर उसको लग रहा है मैं इंप्रूव करता जा रहा हूँ और मैं बहुत क्लोज हूँ तो फिर से कर सकता है तैयारी। हम लोग बस उसको ये समझाते हैं कि बेटा ये एग्ज़ाम है, इसको तुझे सिर्फ ऐसे लेना है कि यार हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो हमने कुछ सीख लिया जीवन में। अगर उसको तो ऐसे लेगा कि इसके बिना कुछ चलेगा ही नहीं तो कभी तू अच्छा कर ही नहीं पाएगा लाइफ में। तो इस तरीके से हम लेके कहते हैं और हम उसको एक बात बोलते हैं, तो एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना हो पर लाइफ में अच्छा करना है। तो वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये देखते रहो ना कि नहीं एग्ज़ाम है तो आप लाइफ में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो लाइफ में अगर आपको अच्छा करना है तो इसको एग्ज़ाम लो, प्रेशर मत लो। हाँ ना, फेलियर आते रहते हैं, ऐसा नहीं है, फेलियर से हम कुछ सीखते ही हैं। तो अगर आप सीख जाओगे तो आप अच्छा कर जाओगे। तो आपने सर जब स्टार्टिंग किया था तो आपने ऑफलाइन से स्टार्ट किया था, ऑफलाइन जैसे ऑफलाइन पढ़ाते थे। तो आज की जनरेशन में जैसे ऑलमोस्ट ऑफलाइन लोग छोड़ ही चुके हैं, ऑनलाइन बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, बहुत सारे अभी भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना डिफरेंस नजर आता है आज के टाइम में, कि ऑफलाइन अच्छा था या ऑनलाइन अच्छा है, या मतलब कंपैरेटिव कितना कहोगे? देखो मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ। जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे तो कम बच्चे होते थे क्लास में, बच्चा हम देख पाते थे और उससे क्या होता था, हमें आइडिया लगता था बच्चे को कितना समझ आ रहा है, तो हम कम टाइम में भी वही टॉपिक पढ़ा ले जाते थे। ऑनलाइन में क्या हुआ, बच्चा सामने नहीं है, हम कैमरे को देख के पढ़ा रहे हैं, तो हमें समय ज़्यादा लग जाता है क्योंकि हमें उसी चीज़ को बार बार रिपीट करना होता है और बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ता है। एक डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ऑनलाइन में ना बच्चे को कई बार ये फील होता है कि यार वो फ़ोन बंद करके हट सकता है, तो मतलब उस पर नज़र नहीं पड़ेगी आपकी। बाउंडेशन नहीं है ना कि भाई तेरे को देखना ही है लेक्चर। और ऑफलाइन में ऐसे होता था जैसे पता है कि टीचर देख रहा है हमारी तरफ, हाँ देख रहा है और उसको पढ़ना भी है, पढ़ना भी भाई वो क्लास छोड़ के तो जा ही नहीं सकता ऐसे इतनी जल्दी, मतलब एक भांध्या रूप से बन चुका है, बन गया, तो उसको पढ़ना ही पड़ता था। और तो अब हमें ऐसा लगता है कि ऑनलाइन की जो पढ़ाई है ना वो उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल है जो सेल्फ मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा हो। तो हमें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग जो ऑफलाइन में पढ़ाते थे वही ऑनलाइन में पढ़ाते थे। कुछ तरीके बदल गए, जैसे हमने PPT बनाना स्टार्ट किया, लिख के कुछ चीज़ें होती हैं उनको हम पहले से भी रखते हैं ताकि बच्चे को जल्दी लिखने में उतना टाइम ना हो, तो वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन बच्चे के लेवल पे आप देखोगे तो उसके लिए ये हो गया है कि ऑनलाइन में कंटेंट बहुत है, कंसंट्रेशन की कमी है। तो अगर वो कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाएगा तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, ये चीज़ उसको समझनी पड़ेगी। और दूसरा उसको ये भी समझना पड़ेगा कि मेरा कंपटीशन खुद से है, ऐसा नहीं कि उसका किसी दूसरे बच्चे से। उसको ये चीज़ अच्छे से समझनी पड़ेगी और एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लेना पड़ेगा। ओके, तो सर आपका कोई स्टूडेंट है, आपको कोई ऐसा वाक़या याद है जो कोई फ़नी रहा हो या कोई यादगार रहा हो, ये ऑफलाइन में या ऑनलाइन में? ऑफलाइन में बहुत सारे होते हैं, मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था,
ऑफलाइन में एक बच्चा, हम लोग नीट को पढ़ा के निकले क्लास को, तो ये एक बच्चा मिला जो क्लास 10th में था और उसने ये सोचा हुआ था सर जेई लूँगा। तो मिला मुझे वो बोला कि सर एक चीज़ पूछनी थी। मैंने कहा पूछो। कहता कि सर जैसे आप बताते हो कि जो ब्लड है ना, ब्लड में जो आरबीसी होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में जाके, ठीक है। तो उसने कहा कि सर मान लो आदमी मर गया, तो वो आरबीसी वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे कि वो डिस्ट्रॉय होने के लिए स्प्लीन में। तो मैंने कहा भाई एक काम कर, तू बायो मत लियो, तू छोड़ दे, तू एक काम कर जेई ले ले सीधे। तो बाद में उसने कहा कि सर मैं जेई नहीं लेना, और बस 10th में मेरे को ऐसा जिज्ञासा हुई तो मैंने पूछा, तो मैंने कहा बस भाई ठीक है। तो आपके आज भी याद है वो? मेरे याद है। मैंने कहा यार ये कैसा बच्चा, वो मर गया अगर आदमी तो आरबीसी वहीं डिस्ट्रॉय होगा, वैसा थोड़ी वो स्पेशल जाएगा वहाँ स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होने। तो था वो उस वक्त वो बच्चे का सवाल भी मुझे जेन्युइन लगा, हाँ भाई सही तो मतलब उसकी जिज्ञासा थी कहीं ना कहीं थी उसकी। तो सर जैसे आज के टाइम में ना जो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो शॉर्टकट मेथड से सोचते हैं कि मतलब इसको स्किप करें और सीधा पहुंच जाए, तो ऐसा भी है, तो इसको किस तरह से देखोगे आप? देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हम लोग ये बात बार बार बच्चे को बोलते हैं कि आपको एक बार सिलेबस पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। होता क्या था मैं आपको बताता हूँ, स्कूल टाइम पे भी क्या होता था कि जब मैंने बढ़िया तैयारी कर ली है एग्ज़ाम की, तो मैं रिवीजन के लिए रखता था पूरा आधा दिन, फिर मैं आधा दिन रिवाइज करता था, सुबह उठ के भी रिवाइज करता था। तो पहले मैंने सिलेबस अच्छा पढ़ लिया, फिर आधा दिन एग्जाम से पहले रिवाइज किया, सुबह उठ के भी रिवाइज किया। अच्छा, जिस सब्जेक्ट की मेरी तैयारी नहीं होती थी तो मैं ये सोचता था कि यार जब मेरे को रिवाइज ही करना है तो मैं सिर्फ सुबह उठ के रिवाइज ही कर लूँगा, ओके। मैं पढ़ूंगा ही क्यों। तो क्या होता है, यही चीज़ बच्चों को लगता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मैं सीधे रिवीजन ही कर लेता हूँ ना, थ्योरी इतना डीप पढ़ के करूँगा क्या। उससे ये उसको आता नहीं, बहुत सा होता है, आता ही नहीं है। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि यार जब मुझे फाइनली सुबह उठ के रिवाइज करना है तो मैं पढ़ ही क्यों रहा हूँ, सुबह रिवाइज ही कर लूंगा। लेकिन रिवाइज किस चीज़ का करूंगा जब मैंने पढ़ाई नहीं है। तो ऊपर से पढ़ के वैसे नहीं हाँ, वो ऐसे सोचते हैं कि ऊपर से पढ़ के होता नहीं उससे सिलेक्शन। उससे बच्चे क्या है, उनको क्वेश्चन देखा हुआ लगता है। हाँ भाई ये देखा है, लेकिन अंदर नहीं जा पाते डीप में। हाँ, ये बच्चों की कंप्लेन रहती है कि सर 2 ऑप्शन में मैं सिलेक्ट नहीं कर पाता हूँ। ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने डीपली नहीं पढ़ा है, तो उनको वो क्वेश्चन देखा देखा लगता है, और जब ज़्यादा देखा लगता है तो 2 में डाउट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। फिर वहाँ फंस जाते हैं, वो फंस जाते हैं। फिर वो कंप्लेन करते हैं कि सर मैं भूल गया, मेरे को सिली मिस्टेक हो गई, मैं डर गया था। वो कंप्लेन का बैकग्राउंड में जब आप जाओगे तो वो सही तैयारी नहीं है बच्चे की। तो सर जैसे नीट की मतलब प्रिपरेशन जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, मतलब नीट का एग्ज़ाम काफ़ी टफ माना जाता है। हाँ, तो उसके जैसे तैयारी के लिए एक स्टूडेंट को क्या क्या मतलब अपना करना चाहिए, क्या क्या आइडल क्या क्या करे, फैमिली से या फाइनेंशियल तौर पे या कोचिंग में, मतलब क्या अलग कर सकता है वो जिससे उसको मैं उसका? आपको बता रहा हूँ, नीट का एग्ज़ाम टफ है मानते हैं, लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहले 12th की बात अपने को देना है या 12th के साथ देना है। तो कई लोग डम्बी भी रखते हैं। हाँ, 11th अब 12th में बंद हो रहा है, मतलब अब लगभग क्या है, बहुत सारे स्कूल्स ने इस चीज़ को मना कर दिया है कि भाई आप इजीली डमी नहीं रख सकते, और उसके लिए सीबीएसई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो गया है। तो इस साल शायद होगा, अगले साल शायद वो भी ना हो, जो मुझे ऐसा लग रहा है। तो डमी रखने का मेन रीज़न क्या है कि स्कूल में उतना उनको सपोर्ट नहीं मिलता। राइट। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग घर पे ही रह के पढ़ लें। और उसमें भी 2 तरह का बच्चा होता है, एक तो घर पे रह के सोता रहता है, एक होता है जो सच में पढ़ लेता है। कुछ ऐसे भी है, मतलब मेरी जानकारी में भी ऐसे स्टूडेंट कि जैसे डम्मी एडमिशन लिया तो कोचिंग करने निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ। जैसे कोटा निकल गए, हाँ। कोई चंडीगढ़ निकल गए, दिल्ली निकल गए, तो ऐसा भी होता है। मतलब +1 +2 में डम्मी हुआ और वो कोचिंग करने निकल गए। हाँ, तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन कहीं और है। हाँ। ऐसा होता था, मतलब ऐसा पहले ज़्यादा होता था, अब तो मतलब मुझे लगता है बहुत कम हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई इन चीज़ों को लेके। अब तो शायद इतना नहीं है। तो अब जैसे हमारी बात चली हुई है कि बच्चे ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, कोटा जाते हैं। हाँ, कोटा जाते हैं तैयारी के लिए। मेनली नीट का जो क्या है, कोटा एक हब है कोचिंग का, और मे बी ऑफलाइन या ऑनलाइन ही होती होगी, ऑफलाइन होती होगी सॉरी, अगर कोटा जा रहे तो ऑफलाइन है। तो वहाँ पे ऐसा क्या है कि बच्चे मतलब सुसाइड तक कर लेते हैं, क्या मेन रीज़न है? देखो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। 2 चीज़ें 2 तरीके से देखना अपने को। पहला, अकेला बच्चा, स्ट्रेस बहुत है और कंपटीशन बहुत है, और उसके अलावा सोशल मीडिया है जो देखता रहता है, उससे परेशान हो जाता है। तो रीज़न में अपने ये सोच सकते हैं। दूसरी, बच्चा हमें ये भी देखनी है कि कोटा में बच्चा भी तो बहुत ज़्यादा है। राइट। मान लो ज़्यादा बच्चा है तो ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा है, उतने सारे बच्चों में केसेस हो जाते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो इस तरह के केसेस आ जाते हैं। तो इसके दोनों पहलू आते हैं, काफ़ी केसेस आते हैं। हाँ, दोनों पहलू हैं इसके। पहला तो पहलू ये है कि भाई अकेला बच्चा इतने मुश्किल एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उसको स्ट्रेस तो होगा ही।
एक तो ये है भाई, उसको पढ़ाई का स्ट्रेस है, खाने का स्ट्रेस है, भाई उसने क्या नाम है पेरेंट्स से बात की नहीं की, हर दूसरे दिन चौथे हफ्ते में टेस्ट है, स्ट्रेस उसको बहुत है। अब उस स्ट्रेस के साथ मतलब उसको 2 साल बिताने, तो वहाँ पर उसको दिक्कत होती है। तो ये केसेस आते हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेरेंट्स को और टीचर्स को लगातार काउंसलिंग करनी पड़ेगी, बच्चे को समझाना पड़ेगा, मतलब उसका मतलब माइंड उसको सेट करना होगा। ध्यान रखना पड़ेगा उसका कि बेटा तू क्या सोच रहा है, क्या कर रहा और है। कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, मतलब देखे हैं कि जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ, हाँ। उसको ताने मारने लग जाते हैं। हाँ, कोई रिश्तेदार होते हैं, भाई recently तेरे से case नहीं होगा। आया भी था कि शायद फादर ने काफ़ी बच्चे को बीट भी किया था, उसके बाद वो बच्चा मतलब उसने स्टेप उठाया। लेकिन मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स को अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चे पे नहीं थोपनी चाहिए। अगर वो मेन life में मतलब आप बहुत ये अच्छा रीजन कहोगे कि ये सोसाइटी में ये रीजन कहीं ना कहीं है। हर तरह काफ़ी सारे, क्योंकि आप सोचो कितना बड़ा स्टेप है ये, इतना जीवन बड़ा खत्म स्टेप करना। हाँ, इतना बड़ा स्टेप अगर कोई बच्चा उठा रहा है तो इसका मतलब उसने वो सारी जगह से हार महसूस कर ली है, उसने वो सारे दरवाजे बंद देख लिए हैं। तो ये चीज़ हमें ये समझनी है। क्योंकि बच्चे की एज 17 से 18 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 19, अगर थर्ड अटेम्प्ट में है तो 20 बस। और एक चीज़ हो रही है, जैसे मैं मतलब काफ़ी मैंने भी देखा है स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, सेकंड किया नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, वो घर आ गए, तो फिर उनका फ्यूचर। देखो फ्यूचर तो क्या है कि मान लो मैं बीमार हो जाऊँ और 4 साल ना पढ़ पाऊँ तो भी वही बात है। तो अटेम्प्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आगे आप कैसे देखते हो। तो आप कोई कोर्स ज्वाइन करके मेहनत करो। आप 2-3 साल लेट हो गए, अब आप लेट तब बोलोगे ना जब आप किसी से कंपटीशन कर रहे हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपका कंपटीशन खुद से किसी और से नहीं है। अटेम्प्ट फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, आपको जो ठीक लगता है आप वो फील्ड ज्वाइन करिए और अच्छा करिए उसमें। और पेरेंट्स के लिए भी है कि आप एक्सपेक्टेशन रखो, आप बच्चे को बोलो मेहनत करने के लिए, पर उनको इतना एक्सपेक्टेशन इतना फोर्स मत करो कि वो परेशान हो जाए। बस इतनी चीज़ हमें ध्यान रखनी। और एज अ टीचर भी मैं भी ये बोलूँगा कि यार हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप मतलब फुल मार्क्स ले आओ, हम ये कह रहे हैं बस मेहनत करते रहो, जो होगा फिर वो रिजल्ट पे डिपेंड करता है। सर एक चीज़ है, जैसे मतलब इंडिया में जो मेडिकल की जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो इतनी कॉस्टली है। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो बहुत महंगे, बहुत कॉस्टली है। तो एक मिडिल क्लास का जो फैमिली मेम्बर है, मतलब वो अगर उसका एडमिशन नहीं होता तो उसको ज़मीन या कोई प्लॉट घर पे बेचना पड़ता है एक प्राइवेट डोनेशन मतलब मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन के लिए। तो मतलब आपको भी पता है 80-80, 90-90 लाख, करोड़, 1.25 करोड़ रुपए में सीट मिलती है। तो फिर मतलब मिडिल क्लास के बच्चे का अगर गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं होता तो फिर वो कैसे करे। मतलब देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट सीट्स कम है, राइट। तो अगर उसके लिए फाइट करनी है तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मुझे फिर दूसरे ऑप्शन ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सीट्स की डोनेशन और ये सब की बात इसलिए बोल रहे हैं मैनेजमेंट कोटा, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि सिर्फ डॉक्टर ये करियर है जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो सकते हो। जब तक पेरेंट्स को और बच्चों को ये समझ नहीं आएगा कि सिर्फ ये अकेला करियर नहीं है, बहुत से अल्टरनेट ऑप्शन है जिसमें आप अच्छा कर भी अच्छा कर सकते हो। आप BMS करके कर सकते हो, आप फिजियोथेरेपी करके कर सकते हो, आप और भी मेडिकल के ऑप्शन है, आप रिसर्च में जा सकते हो। पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसमें टिके रहो और मेहनत करते रहो, तब जाके आप अच्छा कर पाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि हम किसी चीज़ की डोनेशन देने के लिए मैनेजमेंट कोटा में जा ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं ना। तो हमें उसको नॉर्मल वैल्यू पे रखना पड़ेगा। हम एफर्ट करेंगे, मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो हम कुछ और ऑप्शन भी तो देख सकते हैं। और एक सवाल और है सर मेरा, जैसे ना एक मेरे को एक स्टूडेंट मिला था MBBS का ही, वो था IMS BHU वाराणसी में, ठीक है। तो उसका क्या था, जैसे वो फर्स्ट ईयर में था तो उसने फिर भी तैयारी की, नीट की तैयारी करने के बाद उसको ये था कि मेरा प्रेफरेंस एम्स दिल्ली है। ये एक मतलब पता है एक हाइपोथेटिकल आजकल बच्चों ने बना लिया है। वो फर्स्ट ईयर ड्रॉप करने के लिए तैयार है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो इन्होंने बना लिया। बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैंने एम्स दिल्ली अगर मैं चला गया रैंक 1 के साथ, क्या उसके बाद मुझे उसी दिन डॉक्टर बना देंगे? 5 साल तो मुझे वहाँ भी पढ़ना है। मतलब एक मेंटेलिटी होगी कि मेरे को BHU में नहीं पढ़ना, मेरे को एम्स में जाना है। एक्चुअल में हमने उस अचीवमेंट को बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है। ये समझाना पड़ेगा बच्चों को कि भाई ये वो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है, तुझे 5 साल वहाँ भी पढ़ना है, उसके बाद तुझे PG का एग्ज़ाम देना है, वहाँ अच्छा करना, और फिर PG का एग्ज़ाम देने के बाद भी लाइफ में अच्छा करेगा तब पैसे कमाएगा ना भाई। खाली इससे थोड़ी, हाँ ये हो सकता है कि तुझे थोड़ी श्योरिटी मिल जाएगी, पर उसके लिए तू अपना पूरा 1 साल खराब कर रहा है, एक सीट खराब कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा गलत सोच है भाई। आपको जो मिला आप उसमें अच्छा करो तो आप लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, रेदर देन आप चीज़ों के पीछे भागते रहो। और एक चीज़ और है सर, जैसे
कई स्टूडेंट आफ्टर ट्वेल्थ फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट टाइम ट्राई किया कोचिंग के बाद तो नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं, वो अब्रोड चले जाते हैं, जैसे यूक्रेन, रसिया। उनका थोड़ा फीस का जो है वो थोड़ा कम है, मतलब प्राइवेट कॉलेज से। तो क्या वो सही है? देखो, हर चीज़ को हमें ऐसा देखना चाहिए उसका रिटर्न क्या आ रहा है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्राइवेट कर लिया और मैं यहाँ के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँगा, जो अभी किया FMG। हाँ, FMGC का जो पेपर होता है ना, जो यहाँ के देना होता है, वो क्या होता है, लगभग 18% बच्चे भी नहीं क्वालिफाई कर पाते। और उसकी अगर मतलब उसकी कोई होती है कि इतने टाइम में करना होता है, या उसमें 3 बार में मतलब अटेम्प्ट, मेरे 4 ख्याल बार से में? कुछ अटेम्प्ट होते हैं उसके। अच्छा, अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट होते हैं। अगर आप मान लो नहीं कर पा रहे तो आप फिर यहाँ प्रैक्टिस भी नहीं कर तो आप जीरो। हाँ, फिर अगर नहीं कर बाहर से पाओगे। आ गए? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अभी क्या हुआ है, एक एग्ज़ाम और होता था जो यहाँ के बच्चों को देना होता है, नेक्स्ट शायद उसको टाल दिया कुछ दिन के लिए। हाँ हाँ, ये पढ़ा था मैंने भी। हाँ, ये कुछ दिन के लिए टाल दिया, पर मैं अभी आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि अभी भी बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि आप बाहर से इसलिए करो जब आपको उसका कोई, जैसे मान लो किसी के पेरेंट्स का हॉस्पिटल है, उसको पता है मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो उसको लगता है कि नहीं ठीक है, अगर मैं एग्ज़ाम भी कर लूँगा तो मैं ठीक है कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को पता है कि किसी तरह का वो लोन लेके बाहर जा रहा है, फिर वहाँ आके फिर एग्ज़ाम भी देना है, फिर कोई सर्टेनिटी नहीं है क्या होगा, तो हमें अच्छे ऑप्शंस और भी हैं, उधर भी देखना चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भागना समझदारी एक्चुअल में नहीं है। तो वो, और दूसरी चीज़ें, दूसरी कंट्री का हमें, जैसे क्या हुआ था कोविड के टाइम पे, काफ़ी सारे बच्चे जो अदर अदर जगह गए थे, राइट, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा। वहाँ पे कोई हाँ, कंट्रोल उनका ही नहीं है मतलब यहाँ पे लाने तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट होना पड़ा। वहाँ करना पड़ा। फिर उनको कॉलेजेस ने भी मना कर दिया कि आप यहाँ रह नहीं सकते। तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें हुई थी। जैसे यूक्रेन में भी एक यूक्रेन इजराइल का युद्ध हुआ, तो उसमें भी काफ़ी बच्चों को नुकसान हुआ। इंडियन तो जो बच्चे थे, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उस सिस्टम में रहना चाहिए जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट, आपके लोग आपको सपोर्ट कर सके। नॉर्मली तो ये होना चाहिए, अगर आपका डिसीजन आपको करना है तो कर सकते हो वैसे बाहर, पर मेरा अभी भी मानना है कि अगर अदर ऑप्शंस आपके पास अच्छे हैं तो आप उसके लिए कर सकते हो। तो सर जैसे आज ये, जैसे आप बायोलॉजी के हो, तो मेरे को जैसे AKU आई है जो दिल्ली में NCR में इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, या वो सिर्फ कागजों में दिखाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए नुकसान भी है? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। AQI में हम सिर्फ 2 चीज़ें सुन रहे हैं इस वक्त, PM 2.5, PM 10, राइट। पर टोटल 8 गैसें होती हैं। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता है कि इसमें मेरे पास अमोनिया भी है, ओजोन भी है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज है हमारे पास। तो क्या होता है, ये टॉपिक्स हम लोग पहले ऐसे चैप्टर्स में पढ़ाते थे जो डिलीट हो गया अभी। तो AQI रियल में है, प्रॉब्लम हो रही है। लोगों को समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उन्हें मास्क लगाना है और कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। तो और कोशिश करनी है कि कम से कम वो मास्क लगाकर ही तो कम से कम खुद को तो बचाएं थोड़ा बहुत। क्योंकि मैं अभी जो देख रहा हूँ ना, लोग मास्क भी नहीं लगा रहे। इसका मतलब क्या, लोग इसको सीरियस ही नहीं ले रहे, जबकि इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है इस वक्त कि PM 2.5 के जो लेवल्स रह रहे हैं वो सच में बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। तो अभी ये है तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो सर एक चीज़ हो रहा है, जैसे ये इन्हीं दौरान क्या होता है, दिवाली के आसपास ही बढ़ जाती है, अचानक से कैसे? नहीं रहता है, मतलब इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ में बहुत सारे दिनों तक ये रहता है। लेकिन ये जो टाइम होता है ना, इस वक्त क्या होता है, हवा ठंडी होती है। ठंडी हवा उतनी ऊपर उठ नहीं पाती और वहीं पर वो जो पोल्यूशन है वो वहीं पर रह जाता है। तो क्या होता है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे, एक छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है कि जो धरती गर्म होती है ना, जब सोलर रेडिएशन आती है, आने के बाद जब वो वापसी जाती है उससे गर्म होती है। तो क्या रहता है, सर्दी में क्या होता है कि ये गर्म नहीं हो पाती, मतलब जो हमारे अर्थ के पास की हवा है तो वो उठ नहीं पाता है उस वजह से, और हवा भी नहीं चल रही है तो ना वो उठ पा रहा है ना मूव कर रहा है। तो उस वजह से पोल्यूशन वहीं रह जाता है। और जब वहीं रह जाएगा, और उसमें भी हम लोग बोलते हैं PM 2.5 और PM 10, एक्चुअल में क्या, ये पार्टिकल्स है जिनका साइज़ है, जितना छोटा होगा उतना डीप जाएगा। इसके अलावा एक और होता है अल्ट्राफाइन सूट। अल्ट्राफाइन सूट क्या होता है, वो आपने देखा होगा पुराने टाइम पे वो जलाते थे लालटेन, राइट। लालटेन से कुछ ब्लैक ब्लैक निकलता था, वो और छोटा होता है और वो तो और डीप जाता है लंग्स में। होता था ना कुछ रूम बंद करके अंगीठी जला के सोए और मर गए ऐसा, तो वो तो और खतरनाक होता है। तो अभी जो हवा है वो खतरनाक है, उसमें बहुत सारी गैसेस भी हैं, लेकिन ज़्यादा हार्मफुल इस वक्त PM 2.5 और 10 है। तो जैसे कहीं ना कहीं इसको कहीं गवर्नमेंट बोलती है कि पराली जलाने से है, या फिर वाहनों की वजह से है,
मतलब आप इसको मेनली कारण क्या मानते हैं कि होएगा? देखो कारण एग्जैक्ट रीज़न पे, क्योंकि क्या होगा हमारे पास सोशल मीडिया पे इतने सारे रीज़न सब लोग दे रहे हैं, हमें रीज़न से ज़्यादा क्योर पे जाना चाहिए। जब तक हम ट्री प्लांटेशन नहीं करेंगे, जब तक हम एनवायरनमेंट को हील होने का टाइम नहीं देंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को खुद कंट्रोल करना चाह रहे हैं। हम खुद ही आग लगा रहे हैं, खुद ही हम लोग वहाँ फैक्ट्रीज में है, Right. इतनी ज़्यादा व्हीकल्स हैं, ये सारे मिल के काम करते हैं। हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं, हम ये सब करते हैं और एनवायरनमेंट को हील होने का टाइम नहीं देते। आप याद करो कोविड का जब टाइम था, राइट, वहाँ पर जब कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगा था, सब साफ हो गया, सब साफ था। क्योंकि हमने क्या किया, हमने कुछ किया ही नहीं। एक्चुअल में कोविड में क्या हुआ, हमने कुछ किया ही नहीं, हमने टाइम दिया, सब घर पे थे, सब घर गाड़ियाँ पे थे, थी। बिल्कुल हमने टाइम दिया हील होने का। राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं नेचर को हील होने का टाइम देना पड़ेगा, जो हम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, जिसका ये इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। तो अभी करंट सिचुएशन में हमें खुद को बचाना है पहले सबको, तो हमें कोशिश करना है कि ये हमारे सांस के साथ अंदर ना जाए। तो उसके सबसे बाद पहले मास्क लॉन्ग जरूरी है। मास्क जरूरी है, लॉन्ग और भी जो चीज़ हम कर सकते हैं। भाई मास्क नहीं है, आप कपड़ा बांधो, कुछ तो बचोगे। मतलब मैं इतना स्ट्रेंज फील करता हूँ कि मैं अकेला मास्क लगा के घूम रहा होता हूँ बहुत सारी जगह, देखता हूँ लोग लगाते ही नहीं है। और लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा कि पोल्यूशन है। अब यही अगर इसका मान लो मैं फाइन लगा दूं, मैं फिर कहता हूं लगा जो- लेंगे। फिर लगा लेंगे। अब आप एक चीज बताओ, हेलमेट लगा, और ऐसा हुआ भी है, जैसे कोविड में कोविड लोग में लगाते लोगों ने नहीं थे, लगाया क्योंकि फाइन लगाया, फाइन था। फाइन की वजह से तो लगाया। आप कम से कम अपने को तो बचाने की कोशिश करो। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस इसके निकलेंगे जब आप पोल्यूशन कम कर पाओगे। और एक चीज़ और भी है, पोल्यूशन को लेके क्या होता है, लोग इस बात को नहीं समझते, पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ होता है जहाँ वो बनता है। मतलब जैसे ब्लास्ट है ना, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ होगा, जहाँ ब्लास्ट होगा। राइट, सेम पोल्यूशन का होता है। तो पोल्यूशन सबसे ज़्यादा बन ही यहीं रहा है, दिल्ली एनसीआर में। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहीं पे होगा। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वहाँ से चीज़ जली है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा। हाँ, राइट। अगर वहाँ जली है तो वहाँ भी इम्पैक्ट होगा। तो वहाँ पे तो सही है ना, हाँ, अगर वहाँ सही है इसका मतलब वहाँ से फैल गया। क्योंकि आप गांव अगर ग्रामीण क्षेत्रों को देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पता भी नहीं है। हाँ, उनको नहीं पता है। AQI भी हम लोगों को तब पता है कि जब हम लोगों को सोशल मीडिया पे हम बहुत सारी रील्स वगैरह देख रहे हैं। Right. और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि AQI जो है वो इंडिया में 1914 में लगाया गया था। उससे पहले हम लोग बात करते थे साफ एयर की, पर ऐसा कुछ लगाया नहीं था। और ये US में लगा था सबसे पहले, वहाँ पे कुछ पोल्यूशन इंडेक्स करके लगा था। उसी को लेके हमने शायद सितंबर या अक्टूबर में इंडिया में लगाया था कि एक वो बना देते हैं, एक कलर कोड बना देते हैं और लोगों को ये बताएंगे कि इस शहर की हवा कैसी है, साफ है, कैसी, कलर कोड बनाए थे। फिर वो कलर कोड को लेके हम लोग चीज़ें ट्रैक करते हैं। तो पहले उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, इतनी ख़राब नहीं थी। धीरे धीरे जब ज़्यादा ख़राब होती गई तो उसके फिर लेवल्स जो थे उसकी अब रीडिंग्स आती हैं, वो हम देखते हैं, उसको समझ में आता है कि हाँ सच में खराब है। और ये आप अपने आसपास भी देख सकते हो कि गाँव महसूस होता है, यहाँ पे महसूस होता है। जैसे आप गाँव से आते हैं, गाँव की जो वेदर है मतलब अब बहुत ही अलग महसूस होता है। और जैसे सर एक चीज़ बताओ, जैसे कई लोग प्यूरीफाई है जो ऑफिसों में या घरों में लगा लेते हैं एयर प्यूरीफाई, तो उसका है कहीं ना कहीं फ़ायदा या वो बिल्कुल ऐसे ही है कि एयर प्यूरीफायर एक्चुअल में क्या है, हवा खींच रहा है, एक फैन बाहर फेंक रहा है, आप उसे फिल्टर कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली फ़ायदा होता है। ओके, पॉइंट ये है कि आप ये टेम्पररी है सारा, लॉन्ग टर्म हमें नेचर को हील होने का समय देना पड़ेगा, नहीं तो नेचर ने हील नहीं किया तो ये बहुत इसके इम्पैक्ट होने वाले हैं। और जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग इस बारे में क्यों जानते हैं, क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ाते थे। पहले क्या था, क्लास 12 में चैप्टर भी था प्रॉपर एनवायरमेंटल इशू, इसमें हम पढ़ाते थे। अभी हमने रिसेंटली क्या किया है, 2022-23 में शायद ये किया कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स डिलीट कर दिए जो एनवायरनमेंट, वाटर पोल्यूशन थे, कि सिलेबस कम कर रहे हैं, और भी किए होंगे पर ये वाले डिलीट कर दिए। मीन्स मतलब जो आने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट है, उनको नहीं पता ही नहीं उनको होगा पता ही कि नहीं है क्या चलेगा, क्योंकि आप देखो सबसे ज़्यादा चीज़ें हमें स्कूल से पता चलती है। राइट भाई, ये पढ़ा ये पढ़ा। स्कूल्स के सिलेबस में अगर आप एक बार चैट जीपीटी में जाकर देखो, और वहाँ पे बेसिक चीज़ें बताते हैं। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, चैट जीपीटी आप खोलो और ये पूछो कि एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड कितने चैप्टर 2022-23 में डिलीट हुए हैं। जब आप वो खोल कर देखोगे ना, आप शॉक हो जाओगे। क्लास 5 से लेके क्लास 12 के बीच में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे डिलीट हो गए जो ज्योग्राफी में भी पढ़ाते थे, क्योंकि ज्योग्राफी में भी इससे रिलेटेड आ जाता है। तो इसका कारण क्या है वैसे? कारण वो सिलेबस कम कर रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि शायद ये उतना ज़रूरी ना हो। अब जिन्होंने पॉलिसी बनाई है उनको शायद थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था कि हम इनको ये नहीं कह सकते कि ये काम के नहीं है। भाई हो सकता है कि हम इनको मतलब
अभी ना चाहते हो, लेकिन भाई बिना इसके काम नहीं चलेगा। आप बच्चे को अवेयर ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल। राइट। हम बार बार बचपन से एक ही बात सुनते आ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमें डेवलप भी करना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है। पर हमने वो चैप्टर ही उड़ा दिए जहाँ पर हमें इसके बारे में बात करनी थी। तो शायद हम लोग जानते भी हैं AQI के बारे में, आने वाली जनरेशन वो भी ना जानती हो। क्योंकि जैसे अभी इन्होंने थ्योरेटिकल की बजाय प्रैक्टिकल ज़्यादा की है, मे बी जैसा मैंने मतलब किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, हमने चैप्टर्स 12th से हटा दिए, पर आप देखेंगे बहुत सारे 12th 11th 9th के चैप्टर्स जो हैं ग्रेजुएशन में भी लिंक होते हैं, पर वो वहाँ तो पड़े हुए हैं। जब वहाँ पे है, और वो जो यहाँ हटाने से क्या हो गया, फिर वहाँ कैसे पढ़ेगा बच्चा? स्कूल का जो कल्चर है वो हटा दिया, और वहाँ पे अभी पे तो लागू है। प्रैक्टिकल अभी उतना नहीं लगा है, मतलब ठीक है कुछ एक्टिविटीज ऐड की। आपके हिसाब से इंडिया का जो फ्यूचर है एजुकेशन में वो कैसा रहेगा? इंडिया को क्या करना चाहिए, अपनी जो स्कूल के सिस्टम को उसको और बेटर बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग स्कूल के नंबर ऑफ आवर्स पे देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सा स्कूल क्या सुविधा दे रहा है, इसी लगाए नहीं लगाए, उसके करिकुलम पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ स्कूल्स कुछ चीज़ें कराते हैं, उनको हम बहुत प्रेज़ करते हैं, और हम एक रेस के पीछे भाग रहे हैं कि यार ये बच्चा सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, जबकि मतलब हमें ये देखना चाहिए कि उसने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। तो कहीं ना कहीं है दिक्कत तो है। तो थोड़ा सा करिकुलम जब तक नहीं बदलेगा, हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ये देखो कि किसी भी बच्चे को ये नहीं कहते हुए सुनते, हम लोग रिसर्च करेंगे। राइट। रिसर्च तो मजबूरी हो गई है। रिसर्च आप यहाँ के बच्चे बाहर करते हैं जाके। हाँ, मतलब रिसर्च मजबूरी है, क्योंकि हमें कुछ और मिला नहीं, हम रिसर्च करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा खुद दिमाग में आए कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा स्कूल के लेवल पे तो इंडिया में जैसे मेडिकल और एजुकेशन, दोनों मेडिकल इंजीनियरिंग दो ही है, और दोनों ही कॉस्टली है। असल में क्या है, जो चीज़ कम है वो कॉस्टली होगी। नहीं, आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाओगे, जैसे बाहर की फॉरेन उसकी पॉलिसी देखोगे आप, तो वहाँ पे एजुकेशन और मेडिकल दोनों फ्री है। हाँ, मतलब क्या हो गया है कि एक्चुअल में क्या है कि एजुकेशन कॉस्टली से ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। हाँ, कोई भी स्कूल कोई भी फीस डिसाइड करता है। अच्छा, करिकुलम थोड़ा बहुत कंट्रोल है, जो CBSE के अंडर है या कोई भी है, वो करिकुलम कंट्रोल है, और वो भी मतलब थोड़ा ऊपर जाके, जब वो 9, 10, 11, 12 में होता है वहाँ पे जाके। तो अगर आप मतलब स्कूल की फ़ीस की बात करोगे, स्कूल की फ़ीस पे जाते हैं, मतलब एक प्राइवेट स्कूल है NCR में, देख लो नोएडा NCR में कितना, मे बी कोई स्कूल नर्सरी KG में 20,000 रुपये चार्ज कर रहा है। 20,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा है 1 मंथ की। नहीं, ज़्यादा तो है, लोग पूछते भी तो नहीं है। एक्चुअल में क्या, लोग पूछते नहीं है कि आप ऐसा क्या दे दोगे इसी के अलावा जो आप। फिर ये मन मर्जी है ना, सरकार को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए ना इस पे। एक मतलब एक लिमिट होना चाहिए। लिमिट होनी, मेरे हिसाब से क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब सा है कि बहुत हाई फी पे करने के बाद भी हम बच्चे को फिर घर में अलग से टाइम देके पढ़ा रहे हैं। हमें तो उसको और एक्टिविटीज़ में, और मतलब जो उसने सीखा उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। अब वो जो सीख के हम उसी चीज़ को फिर याद करा रहे हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं मतलब जस्टिफिकेशन तो है नहीं। फीस कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है, जो नहीं होनी चाहिए बच्चों को। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि यार ये चीज़ और कम हो, क्योंकि सबके पास पहुंच सके। क्या आपके हिसाब से सर, जैसे स्कूल कॉलेज का फ़र्क पड़ता है बच्चे की मतलब स्टडी में? बच्चे के एक्चुअल में कॉन्फिडेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है, स्कूल का सोसाइटी का, उस पर। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम, जो मैं इंडियन पेरेंट्स की बात करता हूँ, वो स्कूल इसलिए नहीं भेज रहे कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा देंगे। वो स्कूल, अच्छे स्कूल इसलिए भेजना चाहते हैं कि उसका यार वो एक सोसाइटी बिल्डअप हो जाएगी, कॉन्फिडेंस जाएगा, तो कुछ ना कुछ कर लेगा। नहीं, पहले ना जैसे ऐसे बोलते थे, मतलब पुराने बड़े बुजुर्ग, कि भाई ये गवर्नमेंट में पढ़ा हुआ है लड़का, ये DC बन गया, मतलब गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा। तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब एक IAS IPS बनना भी सबसे बड़ी। एक्चुअल में क्या था, पहले क्या होता था, स्कूल में जो पढ़ा दिया, उसके अलावा घर में पेरेंटिंग भी बहुत बढ़िया थी। भाई स्कूल में टीचर भी थोड़ा ऐसे होते थे कि यार पीट देंगे, चाहे गवर्नमेंट को चाहे प्राइवेट को। और हाँ, मतलब तो वहाँ पे डर था। हाँ, घर पे भी पेरेंटिंग ऐसी थी कि भाई देख, मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आप बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते, बच्चे को आप हाथ नहीं लगा सकते, तो थोड़ा सा पेरेंटिंग पहले डर था। तो अभी बात स्कूल के गवर्नमेंट उसकी नहीं है। और एक और मैं आपको खास चीज़ बताता हूँ कि मैंने ये भी फील किया है कि पहले घरों में क्या होते थे कि हम लोग किसी न किसी की स्टोरी सुनाते थे। ये आइडियल है, ये तुम्हारे जो दादाजी थे इन्होंने ये बड़ा काम किया, या किसी मतलब रिश्तेदार की बता दी, किसी पड़ोसी की बता दी। उससे हमें फील होता था कि यार वैसा अच्छा काम करना है हमें। जैसे मेरे पास ना गाँव है, मतलब मैं वहाँ पे ना आर्मी में है, तो वो कल्चर चलता रहा। हाँ, कि ये आर्मी में है, मैं भी आर्मी में जाऊँगा। मोटिवेशन, उसको कंपटीशन ना लेके मोटिवेशन की तरह लेते हैं, तो वो करते हैं इस चीज़ को। पहले उस तरह का था। अभी क्या हो गया है कि यार
उससे जलते हैं, मतलब हमें वो मतलब करना कहीं ना कहीं ईर्ष्या भावना है। ईर्ष्या भावना है, तो वो नहीं होगा। पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी कहीं ना कहीं बच्चों में ही डालना पड़ेगा कि यार देखो मेहनत करनी है ना। और पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आपको बच्चे को अच्छी चीज़ सिखानी है उसके। और कहीं ना कहीं मतलब अच्छे स्कूल में भेजने का कारण मैं एक और मानता हूँ कि स्टेटस, मतलब स्टेटस तो है, पेरेंट्स को मतलब लगता है देखते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है कि मेरा स्टेटस क्या है। अब मतलब किसी का मन है छोटे स्कूल में डालने का, उसकी स्टडी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेटस आ जाता है आस पड़ोस में, गांव में, शहर में, कि ये ऐसे स्कूल में जा रहा है और इसका माँ बाप इतना पैसा कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी होती है ना। ये एक्चुअल में नेगेटिव चीज़ है ना। आप देखो, मान लो मैं सिर्फ गाड़ी इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे को पड़ोसी को दिखानी है। ऐसा भी मैं बहुत है। इसलिए नहीं खरीद रहा गाड़ी कि मुझे उससे चलना है कि नहीं चलना है। मैं पूरे साल भर में उससे 5,000 किलोमीटर भी नहीं चला रहा हूँ, लेकिन मैंने ली बड़ी गाड़ी है सिर्फ किसको दिखाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए। तो क्या हो गया है कि मतलब इसी तरीके जरूरतों के हिसाब से गाड़ी ज़रूरत नहीं है, वो दिखाने के लिए हो वो गया। ट्रू है। ये हमारे कल्चर में एक्चुअल में सबसे खराब चीज़ है। आप ऐसे देखो ना, हमें शादी बड़ी इसलिए करनी है क्योंकि मुझे औरों को दिखाना है कि मेरे पास कितना पैसा है। राइट। जबकि जो खाना खा रहा है उसको पता ही नहीं है। आप देखो शादी में कौन रुकता है देर तक। बिल्कुल। और उसने शादियों में देखे भी कितना नहीं कितना लड़के पैसा लड़का लगाते लड़की हैं। कौन है, उन्हें खाना खाया चला गया, बड़ा टेंट देखा। राइट। तो जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे सोसाइटी में कि यार हमारी नीड क्या है, हमारी प्रायोरिटीज। तो सर जैसे आप पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो ऑनलाइन में आप कब गए, लॉकडाउन में या उससे पहले? लॉकडाउन के बाद एक कंपनी थी फिजिक्स वाला। राइट, हमने भी सुना है नाम उसके। अभी शायद आईपीओ भी आने वाले हैं। आईपीओ आने वाला, तो उस कंपनी में मुझे तो आप तो फिर मतलब उसमें काफ़ी अच्छे नहीं, मैं छोड़ चुका हूँ वहाँ से। काफ़ी करोड़ रुपए जाएंगे आपके, 20-25 करोड़। नहीं, मैं छोड़ चुका हूँ। वहाँ पे शेयर थे उस वक्त। ओके। तो जब हम निकले तो वो सब हमने छोड़ दिए थे। ओके। तो मतलब ऐसा वहाँ पे क्या डिस्प्यूट हुआ कि छोड़ने का क्या रीज़न? डिस्प्यूट तो मतलब लगभग बच्चों को पता ही है कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा जाता नहीं। ओके। सबके विचार हैं, आपस में नहीं मिलते हैं तो हो जाता है कई बार। ओके। पर मैं बस ये जानता हूँ कि जैसे ऑनलाइन हम लोगों ने स्टार्ट ही उन्हीं के साथ किया कि भैया पहले पहले थोड़ा इकट्ठे काम किया है। हाँ, स्टार्टअप। मतलब स्टार्ट जो किया 2020 में उनके साथ पढ़ाना स्टार्ट किया। 3 साल मैंने काम किया वहाँ पे। तो 3 साल 20, 21, 22। हाँ, मतलब 20 था, 21 था, 22 था और 23 में हम लोग फरवरी तक वहाँ पे थे। 20-21 में मेनली ज़्यादा कोरोना में ही था। हाँ, कोरोना में कोविड था। में। तो उस समय मतलब काफ़ी बढ़िया से काम किया जो शेयर क्योंकि में। वो उस टाइम मेनली काम उठा भी था। हाँ, ऑनलाइन मतलब में ऑनलाइन के रीच बढ़ने का मेन कारण कोविड भी था। हाँ, राइट। और कोविड की सेकेंड वेव एक्चुअल में क्या हुआ था जब 2021 में, जब मई में। हाँ, जो सेकेंड वेव आई थी उस वक्त स्कूल्स पूरी तरह से बंद कर दिए थे। बिल्कुल। और कोई उम्मीद नहीं थी कि खुलेगा नहीं खुलेगा। राइट। तो उस वक्त बहुत सारा बच्चा जब ऑनलाइन गया तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सबको रीच मिली। राइट। तो वो उनको भी मिली उसी और तरीके इनका से। मतलब नाम भी एकदम हुआ कि फिजिक्स वाला। अच्छा चैनल था सर, मेहनत से पढ़ा भी रहे थे तो उसका उनको बेनिफिट भी मिला। कंपनी अचानक से राइज की तो हमने 3 साल वहाँ काम किया। और तो स्टार्टिंग में मतलब शेयर के साथ ही चले आप? तो स्टार्टिंग में एक्चुअल में क्या होता है, सब लोग सैलरी पे काम कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, तो सब लोगों को उस टाइम बेस कुछ शेयर अलॉट हुए थे। राइट। तो उस वक्त जिस वक्त हम लोग निकले उस वक्त तक वो मतलब हमें उस तरीके से साइन नहीं किया था हमने कुछ भी ऐसा। ओके। तो वहीं छूट गए, फिर हमने कुछ लिया नहीं और ना उससे ऐसी कोई रिलेटेड बात हुई अभी। ओके। हाँ। तो इसमें सर जैसे आपके ऑफलाइन में पढ़ाते थे या ऑनलाइन में, बच्चों को आपकी शक्ल याद है, मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे आप कहीं जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हैं या कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस पे आप निकले, तो आपको कोई ना कोई बच्चा मिला आपका पढ़ाया हुआ, कोई किसी मुकाम पे मैं होगा। आपको एक ऐसा वाक्य बताता हूँ। एक बार हम लोग क्या था, मैं यूपी से हूँ, मैं गांव की तरफ ट्रैवल कर रहा था। तो आगरा वाला जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पर गाड़ी हमने रोकी थोड़ी देर कुछ खाने के लिए। ये यमुना एक्सप्रेस पे। यमुना एक्सप्रेस वे। तो वहाँ पर ढाबे पे एक बच्ची मिली, तो उस बच्चे ने पहचान लिया। ओके। पर तो बहुत खुश हुई, तो समझ में नहीं आया क्या करना है। फिर वो भाग के गई, अपने पापा को बुला के लाई। फिर पापा के साथ फोटो खिंचवाई। अच्छा। फिर उसने कहा सर 2 मिनट रुको। फिर वो मम्मी को, दादी को, सबको बुला के लाई और सबके साथ फोटो खींचा। उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है कि मेरे टीचर है, हाँ, ये टीचर। इनसे पढ़ी तो हूँ। उस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिलता है अच्छा, बच्चों मिलता से है। कि यार वो देख के अच्छी, उनको लगता है कि यार आज देख लिए सर को कितनी, वही हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा देख के। लेकिन फिर हम लोग यही बोलते हैं यार हम लोग हैं तो नॉर्मल टीचर ही। तो आपके जो स्टूडेंट है अभी, या मतलब पास आउट हुए अभी, हॉस्पिटल में भी होंगे बड़े बड़े, हाँ, मतलब लगभग सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में अब हमारे बच्चे पढ़ाए हुए हैं और मतलब अब आगे और भी अच्छा कर रहे हैं। तो वो रहता है और बहुत सारे बच्चे टच में भी रहते हैं, सारे नहीं रह पाते और सारों से हम लोग रह भी नहीं पाते। बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो
कोशिश करता है कैसे मैसेज करूँ, इंस्टाग्राम पे करेगा, कभी 3 साल बाद मैंने वो मैसेज देखा तो मैं उसको रिप्लाई भी करता हूँ, लेकिन बहुत सारा बच्चा कनेक्ट ही नहीं हो पाया, पढ़ा, सिलेक्ट हो गया, कोशिश की, इधर उधर मैसेज किया, नहीं बात हो पाई, नहीं बता पाया। तो हैं बच्चे बहुत सारे जो डिफरेंट कॉलेज, मतलब इंडिया के हर कोने में आपका। हाँ साउथ में शायद नहीं होंगे क्योंकि हम लोग हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके ओके ओके ओके। तो साउथ के कॉलेजेस में शायद ना हो, नॉर्थ के तो लगभग सारे कॉलेजेस में है। ओके, नहीं जैसे यहाँ से बच्चा साउथ जाता है, हाँ वो जो एडमिशन लिया तो वो एक अलग चीज है, लेकिन वेलूर में भी एक, हाँ बहुत सारे कॉलेजेस हैं साउथ में जहाँ बच्चा यहाँ से कर गया तो ठीक है। मतलब ये मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि ये मान लो चैनल की रीच ही नहीं है। एक चीज़ और है मेरा, जैसे ना जैसे MBBS कर लिया, MD कर लिया, तो वो ना स्टार्टिंग में गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है, मतलब इसमें ही मेडिकल में ही वो डॉक्टर बन गया, MD लग गया। उसके बाद वो थोड़े दिनों बाद क्या करता है, वो हॉस्पिटल अपना ओपन करने चला जाता है। इसका कारण क्या है मेन, मतलब खुद का? एक्चुअल में मैं तो आपको बताता हूँ स्टार्टिंग कैसे होती है। MBBS किया, फिर MD करते हुए प्रैक्टिस के लिए पेशेंट देखे, क्योंकि डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, गवर्नमेंट में जॉब भी करी, 2-3 साल में उसको अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, काफ़ी पेशेंट देख लेता है। अब क्या है कि डॉक्टर जब प्राइवेट काम करता है उसको बहुत अच्छे खासे पैसे वो अर्न कर सकता है प्राइवेट में गवर्नमेंट में तो सैलरी फिक्स है, सैलरी मिलती है और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है गवर्नमेंट में, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है मंथली का, राइट। उसके बाद जब वो अपना खुद का सेटअप करता है तो वहाँ पर वो मतलब ठीक अर्न कर पाता है। पर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो बच्चे शायद नहीं जानते, उनको ऐसा लगता है कि नहीं यही सब कुछ है, सेटअप बनाना बहुत कॉस्टली है, फिर आप वहाँ तक सब कुछ सही सेट कर पाए। तो इसीलिए बच्चों को समझाना पड़ेगा कि वो जो 1-2 एग्जाम्पल है ना एक्सेप्शनल की डॉक्टर्स करोड़ों में कमा रहे हैं, सिर्फ उसको देख के मत भागो। आपको ये भी समझना पड़ेगा उसके पीछे मेहनत भी बहुत है, बहुत सारे सेक्रीफाइस है, तब आप वहाँ पहुँचोगे। और इस बीच में अगर आपको लगता है कि आप टूट जाओगे, आप नहीं कर पाओगे, तो अल्टरनेट करियर ऑप्शन देखने चाहिए, वहाँ भी आपको मेहनत करनी चाहिए। और एक और मतलब मेरे दिमाग में है बात, जैसे एक डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर होती है, ऐसा क्यों? वो एक्चुअल में क्या है कि वर्क स्टाइल बैलेंस है कि भाई आप मोस्टली ऐसे ही मिलता है। आपका क्या है भाई, आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर को समझा पाओगे कि आप कैसे काम कर रहे हो, भाई रात में भी पेशेंट देख रहे हो या जो भी आप उस तरह की लाइफ में मैनेज करना उनको लगता है कि ज़्यादा है, और फिर साथ में पढ़ते हुए भी इंटरेक्शन हो जाता है, वो एक रीज़न है। ऐसे ही आप देखोगे जितने सिविल सर्वेंट है उनमें से बहुत सारों की वाइफ सिविल सर्वेंट है, क्योंकि फिर उसमें उनको बैलेंस करना आसान हो जाता है, तो उसका वही एक रीज़न है। फिर एक ये भी होता है कि भाई मान लो डॉक्टर वाइफ है तो हम साथ मिलके कोई सेटअप अच्छा होगा वो बना, हाँ, ऐसा भी बहुत जगह भी होता है। हम सिटीज डिसाइड वाइफ, हाँ सिटी डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कॉलेज टाइम पे डिसाइड कर ले कि फ्यूचर में हम इस सिटी में रहेंगे, तो उसके हिसाब से मतलब वो लोग प्लान और ऑलमोस्ट डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, ऐसा क्यों? नहीं कोशिश करते हैं, ज़्यादा नहीं है। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं वो ट्राई करते हैं कि डॉक्टर ही ना बने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत है, काफ़ी सेक्रीफाइस है, तो वो है मतलब समाज में अपना अपना। पर क्या होता है कि बच्चे ने अगर वही चीज़ देखी है और वो उसकी तरफ इंस्पायर हो गए तो वो भी फिर कोशिश करता है कि मुझे ये करना चाहिए। ओके। तो सर आपका, जैसे मैंने आपकी उस पर देखी थी, रील्स देखी थी छठ पूजा की, तो छठ पूजा आपने कैसे बनाई? छठ पूजा असल में मैं क्या था कि हमारा एक फैमिली का जो बना हुआ है कि हम अपने घर में बच्चों के मुंडन एक पर्टिकुलर जगह ही करते हैं, तो मेरे घर में एक बच्चे का मुंडन भी था, तो हम लोग वहाँ गए थे, तो वहाँ छठ पूजा थी, वो भी हमने बना ली। तो बेसिकली कुछ ऐसे फैमिली हमारे कुछ इथिक्स बने हुए हैं कि ये काम हमें यहाँ करना है, और क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ तो उस चीज़ को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, तो उसी के अराउंड था कुछ छठ पूजा भी करी, तो उसकी कुछ रील्स थी जो डाल दी बच्चों के लिए। तो ये सर जैसे गांव जाते होंगे अपने, वैसे तो बैकग्राउंड तो गांव से ही है, तो गांव में मतलब मिलते हैं लोग, बात होती है? मतलब बच्चे जो है ना वो ऐसे ही रैंडमली कहीं मिल जाए तो मिल जाए, हम लोग ये नहीं बताते हमारा एग्जैक्टली घर कहाँ है, क्योंकि क्या होगा वो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे फिर हाँ, वहाँ एक बड़ा स्ट्रेंज इंसिडेंस हुआ था। एक बार मैं जब गाँव में था तो मेरे बेटे का मुंडन था। ओके। तो वहाँ मतलब मुंडन आप गाँव में ही कराते हो? गाँव में, तो बेटे की शायद 2022 की बात है। तो वहाँ पर एक बच्चा था, जो बैरे नहीं होते जो मतलब खाना सर्व करते हैं, हाँ राइट, वेटर। वहाँ पर एक बच्चा था जो बाद में बताया कि सर मैं आपसे पढ़ता भी हूँ। ओके। हाँ, फिर वो फोटो खिंचवाया, अपने सारे दोस्तों को लेके आया, तो मैंने उसको 200 रुपये दिए, फिर वो कह नहीं सर मैं पैसे नहीं लूँगा आपसे। तो पर मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि ऑनलाइन पढ़ाने से ये बहुत फ़ायदा हुआ है कि आपको कहीं का बच्चा कहीं पे मिल सकता है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे आपके इंटरेक्ट करते हैं आमने सामने, लेकिन ऑनलाइन में आपको ही नहीं पता बच्चा कहाँ से है, कैसे है, कैसे वो एक फ़ायदा हुआ है। फिर सबसे ज़्यादा तो ये भी हुआ है कि चलो ठीक है, मान लो कुछ सब्जेक्ट सीखेगा, उसको कुछ इम्प्रूवमेंट होगी लाइफ में, तो ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो आज हमारे साथ थे तरुण सर बायोलॉजी, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मोटिवेशनल और पॉजिटिव व्यक्ति है।
तो काफ़ी अच्छा लगा हमें मिलकर। और अगर आपके दिमाग में या कोई आप इनसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि ये क्वेश्चन आप पूछ सकते थे। नेक्स्ट टाइम ज़रूर इनके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। ठीक है सर।